तो वेलकम, स्वागत है आप सभी का। और हम लोग बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में मध्य प्रदेश पीएससी 2022 का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होना है 21 मई 2022 को, उसके लिए। और ये हमारा पेपर सेट 2 है। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो जनरल स्टडीज़ पेपर 1 है ये, और साइंस एंड इन्वायरमेंट से जो सवाल है वो कवर कर रहे हैं हम। तो देखेंगे, पहला सवाल है हमारा कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था। 4 विकल्प है: 1977, 1982, 1974 या फिर 2006। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण जो अधिनियम है ये वर्ष 1974 में लागू हुआ था। और इसका थोड़ी सी और अगर हम डिटेल्स देख लें तो इसे जल अधिनियम भी कहा जाता है। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम को, जो कि सन 1974 में लागू हुआ था और अधिनियमित भी हुआ था, तो इसे जल अधिनियम भी कहा जाता है। और ये जो अधिनियम है ये जल के प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और जल की स्वच्छता को बनाए रखने और बहाल करने का प्रावधान करता है। इसके अलावा ये जो अधिनियम है सभी प्रकार के जो सतही जल हैं, यानी जो सतह के ऊपर हैं वो जल, और जो भूजल है उनकी गुणवत्ता के रखरखाव और बहाली कैसे करना है इसका प्रावधान करता है। इसके अलावा ये जो अधिनियम है यह प्रदूषण नियंत्रण के लिए केंद्रीय एवं राज्य जल बोर्डों की स्थापना का प्रावधान करता है। यानी कि जो केंद्रीय जल बोर्ड और राज्य जल बोर्ड होते हैं वो जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 के द्वारा ही बनाए हुए हैं, और प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए शक्तियाँ प्रदान करने का कार्य भी ये अधिनियम करता है। अब थोड़ी सी जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम का अगर संक्षिप्त इतिहास भी अगर हम देख लें तो पाएंगे कि जो भारत सरकार है हमारा, ये जल प्रदूषण के प्रति जो ध्यान दी वो सन 1960 के बाद दी और बढ़ता ही गया। और जल प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सन 1963 में एक समिति का गठन किया गया था, और जिसने जल के प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए एक केंद्रीय कानून बनाने की सिफारिश की थी। फिर वर्ष 1969 में, यानी कि 1969 में, एक विधेयक केंद्र सरकार के द्वारा तैयार किया गया और इस विधेयक को 30 नवंबर 1972 को संसद में पेश किया गया। यानी कि यही पूछा जा सकता है कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 को संसद में कब पेश किया गया था। तो उसे संसद में 30 नवंबर 1972 को पेश किया गया, और दोनों सदनों के द्वारा जब इसको पारित कर दिया गया उसके बाद 23 मार्च 1974 को इस विधेयक पर राष्ट्रपति की मुहर लगी। तब से यह जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 लागू हुआ। और तारीख की बात करें तो यह अधिनियम जो है 26 मार्च 1974 से पूरे देश में लागू हुआ। और अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल है कि भारत का वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है। 4 विकल्प हैं: देहरादून, मुंबई, जैसलमेर, भोपाल। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा देहरादून, कि भारत का वन्यजीव संस्थान जो है ये देहरादून में स्थित है, जिसे भारतीय वन्यजीव संस्थान सही नाम है इसका, यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी। और ये जो संस्थान है भारतीय वन्यजीव संस्थान, यह वन्यजीव अनुसंधान और प्रबंधन में प्रशिक्षण कार्यक्रम, इसके अलावा शैक्षणिक पाठ्यक्रम और सलाह प्रदान करने का कार्य करता है। इसके अलावा यह भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान है, और इसका जो कार्य है संपूर्ण देश का राष्ट्रीय वन्यजीव डेटाबेस को संरक्षित रखना है। और भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है, जिसे कि भी वर्ष 1982 में ही स्थापित किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि शुक्राणु या स्पर्म के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। पुच्छ में, ग्रीवा में, एक्रोसोम में या मध्य भाग में। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि स्पर्म के जो मध्य भाग होता है या मिडिल पोर्शन होता है वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया उसे गति प्रदान करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि लाल शैवाल में संचित भोज्य पदार्थ है। यानी कि लाल शैवाल में जो संचित भोज्य पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं। फ्लोरिडीन स्टार्च, मैनिटॉल, लेमिनेरिन स्टार्च या ग्लाइकोजन। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि
फ्लोरिडीन स्टार्च, यानी कि लाल शैवाल में फ्लोरिडीन स्टार्च संचित भोज्य पदार्थ के रूप में मौजूद होते हैं। और तो लाल शैवाल की अगर हम बात करें तो लाल शैवाल जो होता है या रेड एल्गी, इसका कलर लाल तो होता ही है, इसके अलावा इसको रोडोफाइटा के नाम से भी जाना जाता है। और जो लाल शैवाल है, अगर इसके हम आकारिकी की बात करें तो इसमें जो कसाभिका होता है वो नहीं पाया जाता है और बड़ा खूबसूरत दिखता है, ये बिल्कुल रंगीन, और समुद्र में और बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है और ताज़े पानी में भी ये मिलता है पर कम मिलता है। इसके अलावा ये जो अपने में भोज्य पदार्थ को संचित करता है वो फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में संग्रहित करता है, और इसे मनुष्य और क्रस्टेशिया, झींगे वगैरह जो होते हैं वो खाने के प्रयोग में लाते हैं, यानी कि झींगा वगैरह तो खाते ही हैं लाल शैवाल को, हम मानव भी इसको खाते हैं। इसके अलावा ये जो रेड शैवाल है ये प्रोटिस्टा किंगडम में इसको रखा गया है, और इसका जो लाल वर्णक आता है ये फाइको एरिथ्रिन से इसमें मिलता है। इसके अलावा इसमें कुछ अन्य वर्णक भी मौजूद रहते हैं, जैसे ब्लू फाइकोसाइनिन और जेक्सांथिन, कैरोटीन, ल्यूटीन, ये भी इसमें पाया जाता है। और ये जो लाल शैवाल है ये हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसा कि पहले बताया कि जो कुछ क्रस्टेशियन प्राणी होते हैं वो मछली और जो कीड़े होते हैं तथा मानव के द्वारा भी इनको खाने का काम किया जाता है। इसके अलावा ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं और विटामिन सप्लीमेंट्री के रूप में भी लाल शैवाल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। तो क्वेश्चन नंबर 5वां है कि टमाटर, बैंगन और आलू ये आवृत्तिबीजियों के किस कुल से आते हैं? लिलिएसी, ब्रेसिकेसी, मालवेसी या सोलेनेसी? तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, सोलेनेसी। कि ये जो आलू हैं, टमाटर, बैंगन, ये जो हैं ये सोलनेसी कुल से आते हैं और ये आवृत्तिबीजी होते हैं, यानी कि इनको जो बीज होते हैं वो नग्न नहीं होते बल्कि ढके हुए होते हैं, इसलिए इनको आवृत्तिबीजी कहा जाता है। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6वां है हमारा। अच्छा, उससे पहले हम सोलेनेसी कुल की अगर हम बात कर लें तो इस कुल के जो सदस्य हैं ये सिर्फ अंटार्कटिका महाद्वीप में नहीं पाए जाते, बाकी इस महाद्वीप को छोड़कर समस्त जगहों पे पाए जाते हैं। ये भी इसके लिए एक फैक्ट है, ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ? 1952 में, 1962 में, 1972 में या 1982 में? तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अधिनियमित हुआ। और थोड़ी सी इसका भी हम डिटेल्स की अगर हम बात कर लें तो जो कि अच्छा रहेगा, देख लें आप कि वैसे तो ये जो अधिनियम है ये पौधों और जानवरों के प्रजातियों के संरक्षण के लिए अधिनियमित किया गया है। और जब ये कानून बना था उससे पहले हमारे देश में सिर्फ 5 राष्ट्रीय उद्यान थे और वर्तमान में 110 से कुछ ऊपर है, लगभग 110 से अधिक है। और इस अधिनियम के तहत 6 अनुसूचियाँ बनाई गई, जो अनुसूची 1, 2, 3, 4, 5, 6 के नाम से है। तो अनुसूची 1 में जिन प्राणियों को शामिल किया गया है उनको सबसे अधिक सुरक्षा प्रदान किया गया है या उनके लिए सबसे ज़्यादा अधिक सुरक्षित माहौल रखा गया है। और ऐसे जो भी प्रजाति हैं जिन्हें कि अनुसूची 1 में रखा गया है उनके शिकार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, सिवाय उस परिस्थिति के जब तक कि वो मानव जीवन के लिए खतरा न हो आप उनका शिकार नहीं कर सकते। शिकार करने पर सज़ा का बहुत ही कड़ा प्रावधान है। और अनुसूची 6 में कुछ ऐसे पादपों के खेती को विनियमित किया गया है, कुछ जो पादप हैं जिनको आप खेती नहीं कर सकते और उनको कब्जे में रखने की, बिक्री करने की और परिवहन करने, इन सभी पर प्रतिबंध लगाया गया है। हाँ, लेकिन जो इसमें जो शामिल पौधे हैं या जो पादप हैं उनकी खेती और व्यापार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी यानी कि जो अधिकारी उस स्तर का हो उसकी पूर्व अनुमति से कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि बताया कि ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया था वर्ष 1972 में, और इस अधिनियम में आखिरी बार वर्ष 2006 में संशोधन किया गया था और उससे पहले वर्ष 2003 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया और जो सज़ा के प्रावधान थे उनको कड़ा बनाया गया, तो वो वर्ष 2003 में किया गया था। और अंतिम बार जो इसमें संशोधन किया गया वो 2006 में किया गया
और वर्ष 2013 में हुआ क्या था कि राज्यसभा में एक संशोधन विधेयक पेश किया गया था और स्थायी समिति के पास भेजा गया सुधार करने के लिए, लेकिन 2015 में इस विधेयक को वापस ले लिया गया। तो अंतिम जो संशोधन हुआ था पर्यावरण संरक्षण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में, वो 2006 में हुआ था। उसके बाद नहीं हुआ है अभी तक। और इसके थोड़ी सी हम इतिहास की बात कर लें कि भारत में जो वन्य जीव संरक्षण कानून है इसका इतिहास क्या रहा है, तो ब्रिटिश काल से शुरुआत करते हैं कि इस तरह का पहला कानून सन 1887 ईस्वी में बनाया गया था। ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा पारित किया गया था। तब इसे वन्य पक्षी संरक्षण अधिनियम 1887 कहा जाता था। फिर क्या हुआ कि इस कानून में निर्दिष्ट जो जंगली पक्षी थे उनके कब्जे और बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई, जो कि प्रजनन के समय या तो मारे जाते थे या पकड़े जाते थे। तो ऐसी दशा के लिए इसको लाया गया था सन 1887 में। फिर वर्ष 1912 में ही दूसरा कानून बनाया गया जिसे वन्य पक्षी और पशु संरक्षण अधिनियम कहा गया, और फिर इसमें 1935 में संशोधन किया गया, तब इसे वन्य पक्षी और पशु संरक्षण संशोधन अधिनियम 1935 कहा गया। हालांकि ये अलग चीज़ है कि ब्रिटिश साम्राज्य में वन्य जीव संरक्षण के लिए प्राथमिकता नहीं दिया गया, और ये जो प्राथमिकता दिया गया सन 1960 के बाद ही हुआ। और ये जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, इसके आने के बाद ही जो राष्ट्रीय उद्यान बने और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और टाइगर रिजर्व जो बने और सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र और बाघ अभ्यारण्य, इन सब के जो नियमन है वो इसी अधिनियम के तहत किया जाता है। यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इन सब का अधिनियमन किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7वां की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 7वां है कि सबसे छोटी कोशिका जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकती है। तो सवाल पूछ रहे हैं कि सबसे छोटी कोशिका, ध्यान दीजिएगा इसको। 4 विकल्प हैं, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा या आर्की बैक्टीरिया। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, माइकोप्लाज्मा। ये सबसे छोटी कोशिका होती है जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकती है। और थोड़ी सी हम अगर यू बैक्टीरिया की बात कर लें तो ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि प्रायः एक कोशिकी होते हैं और इनमें केंद्रिका नहीं पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और इनमें कोशिका भित्ति भी, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होता है। और ये जो यू बैक्टीरिया होते हैं इनकी जो कोशिका भित्ति होती है ये पेप्टिकोग्लाइकेन या जिसे म्यूरिन कहा जाता है उससे बना होता है। और यू बैक्टीरिया के उदाहरण की बात करें तो राइजोबियम और क्लस्ट्रिडियम जो है ये यू बैक्टीरिया में आते हैं। और साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया जो है जिसे कि हम नील हरित शैवाल या नीला हरा काई भी कह सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है इसे। तो ये क्या करते हैं, जो वायुमंडल के नाइट्रोजन होते हैं उनको स्थिर करके धान के फसल को आंशिक मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति करने का कार्य साइनोबैक्टीरिया करते हैं। इसके अलावा ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं या नीले हरित शैवाल या काई होते हैं, इनके द्वारा कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं जिससे कि जो धान के बीज हैं उनका अंकुरण और फसलों में समान रूप से वृद्धि होती है। इसके अलावा ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं और ये एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है। और माइकोप्लाज्मा की अगर हम बात कर लें तो ये जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ये सबसे छोटी जीवाणु कोशिका होती हैं जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित रह सकती हैं। और इनकी जो कोशिका झिल्ली होती है इनके चारों तरफ कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इसके अलावा जब इनके बाहर कोशिका भित्ति नहीं होता जिसकी वजह से ये अपना जो आकार है ये आसानी से बदलते रहते हैं, और इनका जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो डीएनए होता है, और इनमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70 इस प्रकार का पाया जाता है। तो माइकोप्लाज्मा ऐसी सबसे छोटी कोशिका है जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकती है। और अब बात कर लें आर्की बैक्टीरिया की, तो ये आर्की बैक्टीरिया जो हैं ये किंगडम मोनेरा से संबंधित हैं जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पनपते हैं, ठीक है। और जो इनकी कोशिका झिल्ली है ये लिपिड की बनी होती है।
और इनका जो कोशिका भित्ति होती है वो स्यूडो म्यूरिन से मिलकर बनी होती है, यानी कि जो इनकी कोशिका झिल्ली है वो लिपिड की होती है, आर्कीबैक्टीरिया की, और जो इनकी कोशिका भित्ति है वो स्यूडो म्यूरिन से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा ये विभिन्न प्रकार के वातावरण में रह सकते हैं और इन्हें चरमपंथी कहा जाता है। ये अम्लीय और क्षारीय क्षेत्रों का जो होते हैं वहाँ पे भी जीवित रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन मतलब ये है कि इनको चरमपंथी कहा जाता है, लेकिन पूर्णतः जो है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित परमानेंट रह सकते हैं वो है माइकोप्लाज्मा, और जो सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा है। तो यहाँ पे सही विकल्प इसलिए सी होगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है कि फ्लोएम में पोष पदार्थों का गमन सदैव एक दिशीय होता है, और विकल्प बी है कि फ्लोएम में पोष पदार्थों का गमन द्विदिशीय होता है, और तीसरा है कि जाइलम में जल का गमन सदैव एक दिशीय होता है, और चौथा है कि जल तथा शर्करा के अतिरिक्त अन्य यौगिकों का परिवहन भी फ्लोएम के द्वारा होता है। तो यहाँ पे जो सही नहीं है कथन वो यहाँ पे बी कथन हो जाए, ए कथन हो जाएगा, वो सही नहीं है कि फ्लोएम में पोष पदार्थों का गमन सदैव एक दिशीय होता है। असल में जो फ्लोएम है या जो पोषवाह है उसमें पोष पदार्थों का गमन द्विदिशीय होता है। इसके अलावा जो जाइलम है जो कि जड़ से खनिज लवण और जल ले जाने का कार्य करता है, इसका गमन सदैव एक दिशीय होता है। और ये जो फ्लोएम है ये जल और शर्करा के अलावा जो अन्य यौगिक होते हैं उनका परिवहन भी करते हैं, इसलिए यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि इनमें से ये कथन सही नहीं है। थोड़ी सी जाइलम फ्लोएम की अगर हम बात कर ही लें तो फ्लोएम की अगर हम बात करें तो ये प्रकाश संश्लेषण के समय क्या करता है, जो ऊर्जा बनता है या जो रासायनिक यौगिक बनता है उसको पादप के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जबकि जाइलम की बात करें जिसे हिंदी में दारू कहा जाता है, ये जड़ से जल और खनिज लवण होते हैं उनको पादप के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य करता है, और इन दोनों को सम्मिलित रूप से संवहन बंडल या वैस्कुलर बंडल या संवहन ऊतक कहा जाता है। और ये जाइलम और फ्लोएम जो है ये दोनों ही पौधों में पाया जाने वाला एक जटिल स्थायी ऊतक है। और जटिल स्थायी ऊतक की बात करें तो ये ऐसे ऊतक होते हैं, मतलब ये ऐसे ऊतक ऐसे कोशिकाओं का समूह होता है जिनमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन क्रियात्मक रूप से ये एक समान कार्य करते हैं। इनको जटिल स्थायी ऊतक कहा जाता है। और बात करें हम फ्लोएम की तो फ्लोएम जो है 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पहला है जिसमें सीव ट्यूब या चांदनी नलिका, दूसरा सह कोशिकाएँ, तीसरा फ्लोएम मृदुतक, और चौथा है फ्लोएम तंतु या बास्ट रेसे जिनसे मिलकर फ्लोएम बना होता है। और फ्लोएम में जो ये बास्ट फाइबर या फ्लोएम तंतु होता है ये मृत कोशिका होता है, जबकि चलनी नलिका, सह कोशिकाएं और फ्लोएम मृदुतक जो होती हैं ये सजीव कोशिका होती है। और जाइलम की अगर हम बात कर लें तो जाइलम जो है ये भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें ट्रेकिड्स है, वेसल एलिमेंट्स है, और जाइलम फाइबर है, जाइलम पेरेन्काइमा। तो 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर जाइलम भी बने होते हैं, जिसमें ट्रेकिड्स, वेसल एलिमेंट, जाइलम फाइबर ये जो हैं मृत कोशिकाएं होती हैं, जबकि जाइलम पेरेन्काइमा जो है सिर्फ यह जीवित होती है। और दोनों में अगर हम बात कर लें समानता या अंतर जो भी है उनकी अगर बात करें तो जाइलम जो है इनके ऊपर ट्यूबुलर, ये जो इसके जो ऊतक होते हैं या जो टिश्यू होते हैं ये ट्यूबुलर आकार के होते हैं जिनमें क्रॉस वाल्स नहीं होते हैं। और फ्लोएम के जो ऊतक होते हैं ये ट्यूबुलर आकार के होते हैं लेकिन लंबे होते हैं। इसके अलावा जाइलम जो है मुख्य रूप से जो संवहनी बंडल होते हैं उनके केंद्र में स्थित होते हैं, जबकि जो फ्लोएम है ये बंडलों की बाहर की ओर यानी परिधि की ओर स्थित होते हैं। और जाइलम के जो फाइबर होते हैं ये जो रेस है जिससे इनका निर्माण होता है वो छोटे होते हैं, जबकि फ्लोएम के जो हैं वो बड़े होते हैं। और जाइलम जो है मुख्यतः जो है ये पेड़ों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करने का कार्य करता है। और जाइलम का जो मूवमेंट होता है या जो जाइलम का जो संचालन होता है जाइलम में जिस द्रव का वो एक दिशा में ही होता है। और इसका कार्य क्या है, जल खनिज लवण को जड़ से ऊपर पहुंचाना, जबकि फ्लोएम जो है ऊपर से नीचे लाता है। ठीक है, लेकिन फ्लोएम में क्या है जो पदार्थों का परिवहन होता है वो
दिशी होता है, यानी कि कभी कभी ऊपर से नीचे या दाएं बाएं भी ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प जो है वो ए हो जाएगा, है ना। और अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां कि आरएनए में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारक कौन सा है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। या 4 विकल्प है यहाँ पे। और तो आरएनए की अगर हम बात करें तो जो आरएनए में है ये यूरेसिल पाया जाता है और डीएनए में थाइमिन पाया जाता है। तो यूरेसिल, इसमें देख लीजिए यूरेसिल कहाँ है, 2 विकल्प में है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, यूरेसिल। तो थाइमिन कहाँ है? थाइमिन पाया जाता है, मतलब जो इनका सूत्र है AUGC, ये आरएनए का है। और डीएनए का है ATGC, यानी कि ग्वानिन और साइटोसिन सभी में पाए जाते हैं, मतलब एडेनिन, साइटोसिन और ग्वानिन ये तीनों में पाए जाते हैं। सिर्फ एक जो है बेस, ये नाइट्रोजनी बेस जो यूरेसिल है वो आरएनए में पाया जाता है, और जो थाइमिन है वो डीएनए में पाया जाता है। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि आरएनए में जो है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और यूरेसिल पाया जाता है, तो सही विकल्प सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10वां है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन का कार्य है वर्णकों का उत्पादन करना, स्तन ग्रंथियों का विकास करना, जल का पुनः अवशोषण करना, या एंड्रोजन एवं टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, स्तन ग्रंथियों का विकास करना प्रोलैक्टिन हार्मोन का कार्य है। और क्वेश्चन नंबर 11वां है कि निम्न में से विषाणु जनित रोग नहीं है, यानी इनमें से कौन सा रोग है जो विषाणु से नहीं फैलता? पहला है बैंगन का लघु पर्ण रोग, दूसरा है भिंडी का पीली सिरा मोजेक रोग, और तीसरा है केले का शीर्ष गुच्छ रोग, चौथा है पपीते का पत्ती मोड़न रोग। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि जो बैगन है इसका लघु पर्ण रोग जो है, या जिसे लिटिल लीफ बीमारी कहा जाता है, ये एक माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है और ये जीवाणु होता है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि यह बैगन का लघुपर्ण जो रोग है ये विषाणु जनित रोग नहीं है। तो सही विकल्प ए हो जाएगा। और ये जो भिंडी का पीली सीड़ा मोजेक रोग है ये, या पीत सीरा मोजेक रोग, ये एक बेगोमो वायरस नामक विषाणु से होता है, जो कि एक कीट सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलता है। और ये जो केले का शीर्ष गुच्छ रोग है ये बनाना बंची टॉप वायरस के कारण फैलता है। और ये जो पपीते का पत्ती मोड़न रोग है ये भी वायरस की वजह से होता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? माल्टेज के द्वारा, इन्वर्टेज के द्वारा, जाइमेज के द्वारा, या डायस्टेज के द्वारा। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, जाइमेज के द्वारा, यानी कि सी विकल्प जाइमेज के द्वारा ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदल दिया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, या ऑक्सीजन के द्वारा, या ओजोन के द्वारा। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि चूने के पानी को कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा दूधिया हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 14वां है कि लौंग का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है, यह पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फल से, तना से, जड़ से, या फूल की कली। तो सही विकल्प डी हो जाएगा कि यह पौधे की फूल की कली होती है। सही विकल्प डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 15वां है कि अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है, इसमें क्लोरोफिल की कमी है। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं जिसकी वजह से यह तना है, हालांकि यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से ही बढ़ने का कार्य करता है। लेकिन यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, इसलिए अदरक तना है जड़ नहीं। और क्वेश्चन नंबर 16वां है कि निमोनिया में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र, रक्त, त्वचा, या फेफड़ा। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे डी विकल्प कि निमोनिया में जो शरीर का अंग जो प्रभावित होता है वो है फेफड़ा, यानी कि डी विकल्प। और ये जो निमोनिया है ये जीवाणु के द्वारा फैलता है और जिसका नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। और क्वेश्चन नंबर 17वां है
कि यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या होगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वही रहेगा, या केवल रेफ्रिजरेटर के आसपास के क्षेत्र में घट जाएगा? तो सही विकल्प बी हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि रेफ्रिजरेटर का ताप जो गेट खोलने पर कमरे का तापमान बढ़ जाता है। और क्वेश्चन नंबर 18वां है कि इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रेयान रूपांतरित स्टार्च, एस्पार्टम संश्लेषित मधुरक, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, नियोप्रीन विशिष्ट रबड़। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा वो ए, रेयान जो है रूपांतरित स्टार्च नहीं है, बल्कि यह कृत्रिम बहुलक है या कृत्रिम स्टार्च है। तो सही विकल्प ए हो जाएगा। और एस्पार्टम जो है ये संश्लेषित मधुरक है या मीठे का कार्य करता है, जिसका उदाहरण है सेक्रीन। और जो सेक्रीन होता है ये सुक्रोज से लगभग 500 गुना मीठा होता है, जबकि एस्पार्टम जो है ये 100 गुना मीठा होता है सुक्रोज से, है ना। और क्वेश्चन नंबर 19वां है कि फलों के मीठा होने का क्या कारण है, यानी कि फल मीठे क्यों होते हैं? माल्टोज के कारण, राइबोज के कारण, लैक्टोज के कारण, या फ्रक्टोज के कारण? तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, फ्रक्टोज, यानी कि फलों के मीठा होने का कारण जो है फ्रक्टोज है। और फ्रक्टोज की बात करें तो ये चीनी का प्राकृतिक रूप होता है और मानव शरीर में ग्लूकोज के साथ मौजूद होता है। और क्वेश्चन नंबर 20वां और अंतिम है हमारा कि गाल ब्लाडर में उपस्थित स्टोन किसके पाचन को प्रभावित करता है? तो गाल ब्लाडर को पित्ताशय भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि पित्ताशय में उपस्थित स्टोन जो है किसके पाचन को प्रभावित करता है? प्रोटीन के, वसा के, कार्बोहाइड्रेट के, या नाभिकीय अम्ल के? तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, वसा। यानी कि जो गाल ब्लाडर में स्टोन होते हैं वे वसा के पाचन को प्रभावित करते हैं। तो ये था पार्ट 2 हमारा MPPSC 2022 के लिए। और बाकी अगले वीडियो में कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर करें, कुछ सुझाव अगर हो तो आप ज़रूर दें। नमस्कार, जय हिंद।